Hello friends, this is Team Super Simplified and today we will discuss a very interesting and important topic. Why is India called the pharmacy of the world? भारत को विश्व की फार्मेसी क्यों कहा जाता है? और करंट कॉन्टेक्स्ट में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इंडिया ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जैसी जो मेडिसिन है उसको सप्लाई किया रिसेंटली पूरी दुनिया में बिकॉज ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक और इस वजह से काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में रहा हमारा देश। लेकिन ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, ये काम बहुत पहले से चल रहा है। इंडिया जो है वो काफ़ी पहले से इस तरह की जो मेडिसिन है उसको पूरी दुनिया में सप्लाई करता आया है और इसी वजह से हमें एक टाइटल मिला है फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड का, राइट। सो लेट अस अंडरस्टैंड सम एस्पेक्ट्स ऑफ दिस। सो इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है उसकी अगर हम बात करें देन इंडिया इज अ मेजर सप्लायर ऑफ लो कॉस्ट जेनरिक मेडिसिन एंड दीज मेडिसिन विच आर प्रोड्यूस्ड इन इंडिया आर हेल्पिंग मिलियंस ऑफ पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड टू गेट अफोर्डेबल हाई क्वालिटी मेडिकेशन। सो इंडिया की जो मेडिकेशन है हाई क्वालिटी की होने के साथ साथ अफोर्डेबल भी है और ये जो अफोर्डेबिलिटी वाला जो फैक्टर है इसी ने इंडिया को एक अलग पोजीशन दी है इंटरनेशनल मार्केट में इन टर्म्स ऑफ जेनरिक मेडिसिन एंड अदर मेडिकल टूल्स ऑल्सो। एंड कुछ स्पेसिफिक नंबर्स की अगर हम बात करें जो नंबर्स आपको याद भी रखने एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। जेनरिक मेडिसिन के केस में इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोवाइडर ऑफ जेनरिक मेडिसिन टू द वर्ल्ड एंड 20% जो ग्लोबल डिमांड है उसको फुलफिल करता है इंडिया, राइट। और वैक्सीन के केस में इस तरह से ये नंबर जो है वो 50% है। 50% ऑफ द ग्लोबल डिमांड इज फुलफिल्ड बाय इंडिया, राइट। और कुछ ऐसी वैक्सीन है जैसे हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीन है उसके लो कॉस्ट ऑल्टरनेटिव इंडिया ने बनाया है। जैसे हेपेटाइटिस बी का जो लो कॉस्ट ऑल्टरनेटिव है वो सिप्ला ने बनाया इंडिया में, फार्मास्यूटिकल कंपनी है सिप्ला। और ये जो है ये इंटरनेशनल मार्केट में काफी ज्यादा हिट हुआ है। उसी तरह से एड्स का जो ड्रग है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स HIV एड्स जो है उसकी 80% जो मेडिसिन है वो इंडिया से सप्लाई होती है पूरी दुनिया में। सो इंडिया इज अ रे ऑफ होप, इट इज काइंड ऑफ ब्लेसिंग एंड इट इज काइंड ऑफ लाइफलाइन फॉर द डेवलपिंग वर्ल्ड। जैसे कि अफ्रीकन कंट्रीज जो है वो मेनली इंडिया के ऊपर डिपेंड करती हैं इन लो कॉस्ट मेडिसिन के लिए, राइट, बिकॉज दे कैन नॉट अफोर्ड द ब्रांडेड मेडिसिन प्रोड्यूस्ड इन द वेस्टर्न वर्ल्ड बट द सेम क्वालिटी मेडिकेशन इज अवेलेबल एट अफोर्डेबल प्राइसेस फ्रॉम इंडिया। दैट इज वाई इंडिया इज कॉल्ड द फार्मेसी ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड। और ये जो डेवलपिंग वर्ल्ड है यहाँ से धीरे धीरे हटता जा रहा है बिकॉज इंडिया इज नाउ नोन एज द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं या जो अदर कंट्रीज भी हैं वो धीरे धीरे इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट होते जा रहे हैं इन मेडिसिन की सप्लाई के लिए, राइट, बिकॉज एवरीवन वांट्स टू कट डाउन देयर हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि इतना कॉस्ट का जो डिफरेंस है वो यहाँ पे कैसे आता है इंडिया के केस में और यूएस के केस में। फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो जमीन आसमान का अंतर होता है प्राइसेस में, मेडिसिन की प्राइसेस में। तो ऐसा क्यों है, इतना डिफरेंस क्यों है यहाँ पे? तो इसका जो सबसे बड़ा रीजन है वो है पेटेंट लॉ। तो देखिए जो भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं बहुत ज्यादा R&D करती हैं, उसके बाद ही कोई नई मेडिसिन मार्केट में लेके आती हैं। तो ये R&D का जो कॉस्ट होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो कॉस्ट होता है वो सारा का सारा कहाँ से लिया जाएगा? ये रिकवर किया जाएगा कस्टमर से। तो मेडिसिन बनाने की जो बेस कॉस्ट होती है उसके ऊपर ऐड कर दिया जाता है ये वाला बर्डन और ये हमारे पास जब आता है हम इसको जब पे करते हैं तो हमें वो मेडिसिन काफी ज्यादा महंगी लगती है। अब ये जरूरी भी है कुछ टाइम के लिए बिकॉज अदरवाइज कोई इनोवेशन क्यों करेगा, कोई नई मेडिसिन लेके ही क्यों आएगा, राइट। इस वजह से पेटेंट इशू किए जाते हैं। पेटेंट का मतलब होता है कि कुछ एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए, फॉर एग्जांपल यूएस में ये ड्यूरेशन 20 ईयर्स का है, तो 20 ईयर्स के लिए सिर्फ वही कंपनी जिसने इसको R&D के थ्रू इस मेडिसिन को इन्वेंट किया है वही इसको प्रोड्यूस करेगा, दुनिया में कोई भी इसको प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। तो एक्सक्लूसिव राइट दे दिया जाता है एक पर्टिकुलर कंपनी को जिसने इसको इन्वेंट किया है। अब 20 ईयर्स के बाद में क्या होता है, उसके बाद में इसका जो फॉर्मूला है उसको मार्केट में रिलीज कर देना चाहिए जिसकी वजह से जेनरिक मेडिसिन जो है वो लो कॉस्ट मेडिसिन जो है वो मार्केट में आ जाएं। बिकॉज जेनरिक मेडिसिन प्रोड्यूस करने वाली जो अदर कंपनीज होंगी उनके ऊपर R&D का बर्डन तो है नहीं, तो वो चीप मेडिसिन मार्केट में लेके आएंगी। बट ऐसा हो नहीं पाता है। 20 ईयर्स के बाद भी ये कंपनीज क्या करती हैं कि जो रूल्स के अंदर जो लूप होल्स हैं उसको यूज करती हैं और उसी मेडिसिन का कोई दूसरा एक एस्पेक्ट कोट करके और अपना एक फिर से क्लेम देती है पेटेंट के लिए और उनको पेटेंट जनरली यूएस में मिल भी जाता है। तो इस तरह से एक कॉन्सेप्ट है एवरग्रीनिंग ऑफ द पेटेंट। सो एवरग्रीनिंग ऑफ द पेटेंट यहाँ पे होता रहता है और लो कॉस्ट ऑल्टरनेटिव उस मेडिसिन का मार्केट में कभी आ नहीं पाता। बट इंडिया के केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है बिकॉज इंडिया में जो सेकेंडरी पेटेंट्स हैं वो लेना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। सेकेंडरी पेटेंट्स का मतलब ये है कि आपके पास अगर एग्जिस्टिंग मेडिसिन के लिए कोई पेटेंट है और आप उसी मेडिसिन का कोई दूसरा एस्पेक्ट बता के दूसरा एक पेटेंट लेना चाहते हैं सेकेंडरी पेटेंट, तो ये एवरग्रीनिंग इंडिया में अलाउड नहीं है, राइट। दैट इज वाई इंडिया में जेनरिक मेडिसिन जो है वो इतनी ज्यादा बड़ी क्वांटिटी में जो है वो प्रोड्यूस हो पाई और पूरे दुनिया में इंडिया उसको सप्लाई कर पा रहा है, राइट। सो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस इन द प्राइसेस ऑफ द ड्रग्स इन द इंटरनेशनल मार्केट वर्सेस द प्राइसेस इन इंडिया, ओके। और चाइना के बारे में ये कहा जाता है कि चाइना भी हमारा एक बहुत बड़ा मार्केट है, हम चाइना में भी बहुत सारी मेडिसिन को सप्लाई कर सकते हैं बट अब ये मार्केट इतना हमारे लिए खुला नहीं है। बल्कि चाइना से हम रॉ मटेरियल बहुत सारा लेते हैं इन मेडिसिन को प्रोड्यूस करने के लिए। और इंडिया का जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है उसको चाइना के ऊपर उसकी बहुत बड़ी डिपेंडेंसी है। 70% के आसपास में जो APIs हैं और जो बल्क ड्रग्स हैं जो रॉ मटेरियल यूज होते हैं मेडिसिन बनाने के अंदर वो चाइना से आते हैं। और उसी वजह से अभी रिसेंटली जब वुहान में जब लॉकडाउन हुआ, हुबेई प्रोविंस है चाइना के अंदर जिसके अंदर एक सिटी है वुहान, तो ये जो रीजन है ये अराउंड 50% ऑफ द फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट सप्लाई करता है इंडिया में। और जब यहाँ पे लॉकडाउन हुआ तो इनकी इंग्रेडिएंट्स की जो अवेलेबिलिटी है वो इंडिया के लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गई, राइट। सो दैट इज द डिपेंडेंसी ऑफ इंडियन फार्मास्यूटिकल सेक्टर ऑन चाइना। उसके बाद में हम मेडिसिन की कॉस्ट के बारे में यहाँ पे बात कर रहे थे तो कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे देख लेते हैं,
तो जैसे यहाँ पे देखिए डिजीज है, उसके बाद में जो ड्रग है उसके लिए जो यूज होता है वो है, और यहाँ पर है कॉस्ट पर पर्सन पर मंथ, एक महीने में एक आदमी को वो दवाई लेने पर उसके ऊपर कितना खर्चा आएगा इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स। ओके, सो हेपेटाइटिस सी की एक मेडिसिन यहाँ पे दी हुई है, तो यूएस में ये खर्चा आएगा $50,000 का, और इंडिया की अगर मेडिसिन जेनरिक मेडिसिन ली जाएगी उसी ट्रीटमेंट के लिए सेम इफेक्ट देगी, वो सेम क्वालिटी की मेडिसिन है, और वो खर्चा आएगा $233 ओनली, एंड दिस इज ओनली 0.5% ऑफ द एक्सपेंडिचर विच इज हैपनिंग इन यूएस। और ये जो जमीन आसमान का जो अंतर है, इसी की वजह से इंडिया ने इतना बड़ा इंटरनेशनल मार्केट कैप्चर करके रखा हुआ है जेनरिक मेडिसिन के केस में, राइट। यू कैन सी यहाँ पे देखिए 2.9%, 0.7%, सो कॉस्ट का आप डिफरेंस देखिए, 0.7% कॉस्ट में आपको पर्टिकुलर मेडिसिन इंडिया से मिल जाएगी, $8,983, एंड कहाँ पर है $67। ये देखिए इन सभी मेडिसिन में इस तरह से काफी सारे मेडिसिन इस तरह के हैं कि जो 1000 टाइम्स और 100 टाइम्स एंड 200 टाइम्स चार्ज किया जाता है जिसमें कस्टमर से, राइट। सो जेनरिक मेडिसिन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसी फैक्टर की वजह से इंडिया की जो जेनरिक मेडिसिन हैं, जो इंडिया के जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं, वो काफी ज्यादा इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड में होने की वजह से इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो भी काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं तेजी से फार्मास्यूटिकल सेक्टर में। आप देख सकते हैं यहाँ पे $20 बिलियन के आसपास में 2019-20 के जो फिगर्स हैं वो अवेलेबल है यहाँ पे। और कैटेगरी वाइज एक्सपोर्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे यहाँ से वैक्सीन एक्सपोर्ट होते हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स एक्सपोर्ट होते हैं, हर्बल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होते हैं, आयुष मेडिसिन जो हैं वो यहाँ पे एक्सपोर्ट होती हैं, बट मेनली दो कंपोनेंट जो एक्सपोर्ट होते हैं यहाँ पे वो हैं हमारे बल्क ड्रग्स या फिर ड्रग इंटरमीडिएट्स और फॉर्मुलेशंस एंड बायोलॉजिकल्स। नाउ लेट अस सी द फार्मास्यूटिकल ट्रेड अराउंड द वर्ल्ड। सो दुनिया में जो फार्मास्यूटिकल ट्रेड हो रही है उसमें इंडिया कहाँ स्टैंड करता है, तो ये एक्सपोर्ट बाय कंट्रीज है इन 2018 इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर्स, राइट। सो सबसे बड़ा यहाँ पे एक्सपोर्टर तो हमें दिखाई दे रहा है जर्मनी, उसके बाद में आ रहा है स्विट्जरलैंड, उसके बाद में यूएसए वगैरह, ये सारे कंट्रीज हैं, और इंडिया जो है वो आपको यहाँ पर मिलेगा, दिस इज इंडिया। ओके, और इंडिया का जो यहाँ पे साइज है इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर्स, दिस इज वेरी लेस बिकॉज इंडिया की जो मेडिसिन है वो इतनी चीप है, राइट। सो वॉल्यूम वाइज इंडिया काफी ज्यादा सप्लाई करता है, लेकिन अगर आप वैल्यू वाइज देखें तो वैल्यू वाइज जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो यहाँ पे डोमिनेट कर जाते हैं बिकॉज उनकी जो मेडिसिन है वो इतनी ज्यादा कॉस्टली हैं। ओके, और इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें जो फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स हैं उसका बहुत बड़ा एक मेजर कंट्रीब्यूशन है। सो टॉप 10 इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी यहाँ पे फिगर आउट करते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कमोडिटी विद रिस्पेक्ट टू एक्सपोर्ट्स, राइट। उसके बाद में यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हम समझ लेते हैं। एक टर्म यहाँ पे काफी ज्यादा यूज होती है, एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। सो व्हाट इज दिस एंड व्हाट इज अ फिनिश डोसेज एंड व्हाट इज अ फॉर्मुलेशन, व्हाट इज अ बल्क ड्रग, राइट। सो ये जो टर्म्स हैं ये हमें समझनी चाहिए। तो देखिए क्या होता है, जो टेबलेट या जो मेडिसिन हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल जो हम टेबलेट लेते हैं उस टेबलेट के अंदर में सिर्फ मेडिसिन नहीं होती, उसके बाद अलावा भी कई चीजें होती हैं, ठीक है। उस मेडिसिन को उसका कलर देने के लिए, उसको एक टेबलेट के फॉर्म में बाइंड करने के लिए कुछ एजेंट्स डाले जाते हैं। तो इसमें जो मेडिसिन वाला जो पार्ट होता है, जो एक्चुअल मेडिसिन होती है, जो हमारी बॉडी के ऊपर असर करती है और हमारी बीमारी को दूर करती है, उस चीज को कहा जाता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। सो जो मेडिसिनल कंपोनेंट है, जो एक पर्टिकुलर केमिकल कंपोजिशन में एक मिक्सचर जो यहाँ पे दिया जाता है, वो है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, राइट। सो इट इज द बेसिक ड्रग इटसेल्फ with the desired medicinal properties which is also referred to as bulk drug। तो इसको बल्क ड्रग या एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट कहा जाता है। उसके बाद में जो फॉर्मुलेशन है उसका मतलब क्या है, ये जो टेबलेट हमें मिलती है वो है फॉर्मुलेशन, ओके, एंड इट इज द फॉर्म इन विच द ड्रग इज कंज्यूम्ड बाय अस। सो जो डोजेज हम लेते हैं, जो मेडिसिन या कैप्सूल, जो टेबलेट वगैरह हम जो लेते हैं, उसके अंदर दो चीजें होती हैं। एक तो होती है हमारी एपीआई यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, वो कंपोनेंट जो द एक्चुअल दवाई है, राइट, विच इज द ड्रग इटसेल्फ। उसके बाद में एक एक्सीपिएंट उसमें ऐड किया जाता है विच इज द सब्सटेंस ऑफ द टैबलेट, जिससे टैबलेट बनती है, या फिर जो सिरप होते हैं उसके अंदर जो लिक्विड होता है जिसके अंदर ये एपीआई जो है वो सस्पेंडेड होता है, ये जो चीज होती है उसको कहा जाता है एक्सीपिएंट। और इन दोनों चीजों को मिला के बनता है हमारा फॉर्मुलेशन, राइट। सो एक जो सिंगल फॉर्मुलेशन होता है उसमें कई सारे एपीआईज भी यहाँ पे हमको मिल सकते हैं। तो हमारे स्टार्टिंग मटेरियल जो होते हैं वो होते हैं केमिकल, उससे मेडिसिन को जो इंग्रेडिएंट्स है वो निकाले जाते हैं, वो चाइना से हमारे पास सप्लाई आते हैं मेनली, उसमें एक्सीपिएंट ऐड किया जाता है और फिनिश प्रोडक्ट यहाँ पे हमको मिलता है। फिर उसको सेकेंडरी पैकेजिंग करके उसको आगे मार्केट में भेज दिया जाता है, राइट। और फार्मास्यूटिकल क्लस्टर्स की अगर यहाँ पे बात करें हम, तो इंडिया में जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये सारे जो प्लेसेस हैं वो यहाँ पे है मेनली। बद्दी है हिमाचल प्रदेश में, पंतनगर, हरिद्वार, देन वी हैव सिक्किम में कुछ अपकमिंग क्लस्टर्स हैं। उसके बाद में एनसीआर है, अहमदाबाद, अंकलेश्वर, वापी, राइट, तारापुर, मुंबई, औरंगाबाद, पुणे, देन हैदराबाद इज देयर, देन देयर इज विशाखापट्टनम, Chennai, Pondicherry, Bangalore, and Mysore. So these are some of the pharmaceutical clusters. You can just have a look. So that's all guys, that's all for today. If you like this lecture, if you are feeling it interesting, please let us know. Please subscribe to the channel and please share your feedback in the comment section. We'll see you soon with another lecture. Till then, take care, bye bye, and prepare well.